आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट कोल्ड वॉर एरा। हालांकि सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस को देखा जाए तो सीबीएसई ने अपने रिवाइज सिलेबस में इस चैप्टर को कोल्ड वॉर एरा को हटा दिया है, बट हमें आगे के टॉपिक समझने के लिए कोल्ड वॉर एरा को समझना पड़ेगा। इसलिए जनरली हम थोड़ा रफली बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके लिए। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे अब ये सीढ़ी है, अगर हम इस सीढ़ी की बात करें तो सीढ़ियां इस तरीके की बनी होती है। तो सीबीएस ये हमारी सीढ़ी है। सीढ़ी की बात करें तो कोल्ड वॉर एरा, उसके बाद एंड ऑफ बायोपॉलिटी, न्यू सेंटर ऑफ पावर एरा, न्यू सेंटर ऑफ पावर, ये हमारे स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए थे। बट सीबीएसई ने क्या करा कि यहाँ से दो स्टेप सीधे हमारे हटा दिए और सीधा हमें एंड ऑफ बायोपॉलिटी की बात कर दी। तो अब जाहिर सी बात है कोई बंदा यहाँ से डायरेक्ट जंप कर नहीं सकता, लेकिन खैर सीबीएसई ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। लेकिन हमें बेसिक जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक हम न्यू सेंटर ऑफ पावर पे या एंड ऑफ बायोपॉलिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोल्ड वॉर एरा को समझते हैं, देन उसके बाद हम लोग एंड ऑफ बायोपॉलिटी सीबीएसई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना स्टार्ट करना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कोल्ड वॉर एरा फर्स्ट चैप्टर। तो कोल्ड वॉर एरा की बात करें तो इसे हिंदी में शीत युद्ध भी बोलते हैं, शीत युद्ध का दौर। अब ये शीत युद्ध का दौर जो है ये दो महाशक्तियों के बीच में था, और वो दो महाशक्तियां थी यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। यूएसए की फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसएसआर की बात करें तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर पहले रशिया था, देन रशिया यानी कि रूस था, उसके बाद ये यूएसएसआर में कन्वर्ट हुआ। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी जानेंगे। कोल्ड वॉर एरा के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो कोल्ड वॉर जो हुआ था ये 1945 में स्टार्ट हुआ और 1991 में इसका जाके एंड हो गया। और जब तक कोल्ड वॉर एरा चला तब तक वर्ल्ड विश्व की बात करें तो वो बायोपॉलिटिक वर्ल्ड था, यानी कि दो ध्रुवीय विश्व था। दो ध्रुवीय विश्व होता क्या है, अब ये समझ लेते हैं। दो ध्रुवीय विश्व का मतलब होता है कि विश्व में दो महाशक्तियां। अब विश्व में दो महाशक्तियां कौन सी थी, एक थी आपकी अमेरिका और दूसरा था आपका यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। हिंदी में इसको सोवियत संघ भी बोलते हैं, सोवियत संघ। यूएसएसआर को सोवियत संघ बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में अगर इसको बोले तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसकी बात करते हैं। विश्व में दो महाशक्तियां थी। अब जब ये दो महाशक्तियां विश्व में थी तो विश्व में बात कर रही थी हु इज द सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अमेरिका सेज आई एम एंड यूएसआर सेज आई एम। तो देन फिर आवाज हुई कि हु इज द एक्चुअल सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो एक्चुअल पावर के लिए फिर अमेरिका कहता है कि मैं हूं, यूएसआर कहता है कि मैं हूं। अब दोनों के बीच में मैं हूं की बात चल रही थी। दोनों के बीच में सिर्फ होड़ थी सुपर पावर बनने की कि विश्व की महाशक्ति कौन है, सुपर पावर कौन है, तो दोनों कह रहे थे हम हैं। तो इसी महाशक्ति बनने की होड़ में इनके बीच में वॉर हुआ, कोल्ड वॉर एरा। अब कोल्ड वॉर एरा से हम समझते हैं कोल्ड मतलब ठंडा, वॉर मतलब युद्ध, यानी कि एक ठंडा युद्ध था, शीत युद्ध था। कहीं इस युद्ध में एक दूसरे के ऊपर हथियारों से आक्रमण नहीं किया गया, बल्कि इसे हम एक आइडियोलॉजिकल वॉर बोलते हैं, यानी कि एक वैचारिक युद्ध, विचारधारा की लड़ाई। और विचारधारा क्या थी, हु इज द सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की महाशक्ति कौन है। अमेरिका सेज आई एम, यूएसआर सेज आई एम। तो दोनों कहते हैं मैं हूं। तो इस मैं हूं की दौड़ में अब इन्होंने सुपर पावर बनने के लिए अपने आप को स्टार्ट करना शुरू करा, डेवलप करना शुरू करा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहें, अमेरिका ने मान लो कोई फाइटर प्लेन तैयार किया तो यूएसआर ने भी कोई फाइटर प्लेन तैयार कर लिया। अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब पे टेस्टिंग की तो यूएसआर ने भी कर ली। इसने अमेरिका ने कोई मिसाइल बनाई तो इसने भी बना ली। अमेरिका ने कोई अपना ग्रुप तैयार किया तो यूएसएसआर ने भी अपना एक ग्रुप तैयार कर लिया। इसी ग्रुप बाजी में, यानी कि एक दूसरे से होड़ बोले तो कंपटीशन करने की जो चाह थी, यही चाह, इसी चाह ने क्या करा, कोल्ड वॉर एरा को जन्म दिया, कोल्ड वॉर को जन्म दिया, शीत युद्ध को जन्म दिया। और ये शीत युद्ध कहीं ना कहीं विचारधाराओं की लड़ाई रही है, मतभेद की लड़ाई रही है। इसमें कहीं पर भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, बीच में कोल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा जरूर महसूस हुआ कि कभी भी ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में, यानी कि गर्म युद्ध में तब्दील हो सकता है।
और इस गर्म युद्ध का जो कोज माना गया वो था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या है उसके बारे में भी बताते हैं, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज। अब सबसे पहले बात ये आती है, दिमाग में एक रिकॉल आता है कि सर क्यों हुआ। मैंने कहा कोल्ड वॉर शीत युद्ध हुआ, तो कोई भी लड़ाई होती है तो उसके पीछे वजह होती है कि क्यों हुई, तो उस वजह को जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कहें, हमें आप यहाँ पे दो क्वेश्चन जानने हैं। पहला, हमने देखा कि यूएसएसआर को क्या बोलते हैं, रशिया बोलते हैं यानी कि रूस बोलते हैं। तो सर ऐसा क्या हो गया कि रशिया यूएसएसआर में कन्वर्ट हुआ, हमें एक बात ये जाननी है। दूसरी बात ये जाननी है कि कोल्ड वॉर क्यों हुआ, तो कोई भी लड़ाई होगी उसके पीछे वजह होती है, तो वजह जान लेते हैं। तो कोल्ड वॉर क्यों हुआ था, कोल्ड वॉर हुआ सेकेंड वॉर की वजह से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरा महायुद्ध। और दूसरा महायुद्ध किसके बीच में हुआ था, यह था अलाइड नेशन वर्सेस एक्सिस नेशन, अलाइड नेशन एंड एक्सिस नेशन, यानी कि मित्र राष्ट्र, हिंदी में अलाइड नेशन को बोलते हैं मित्र राष्ट्र और एक्सिस नेशन को बोलते हैं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र की तरफ से बात करें तो कौन था, यूएसए यानी कि अमेरिका, दूसरा यूके यूनाइटेड किंगडम जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं, तीसरा था फ्रांस और चौथा था यूएसएसआर। और एक्सिस नेशन की तरफ से बात करें तो यहां पे हमारा था जर्मनी यानी कि हिटलर, दूसरी तरफ था इटली, मुसोलिनी था इसका लीडर, और फिर था जापान। ये तीन कंट्री थी यहां पे। अब इसमें मैंने दो क्वेश्चन आपसे बोले थे। पहला मैं जानना कि यूएसएसआर अगर रशिया था तो यूएसएसआर में कैसे कन्वर्ट हो गया, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा ये था कि कोल्ड वॉर हुआ तो किसकी वजह से, हमने कहा सेकंड वर्ल्ड वॉर के कहीं ना कहीं इसमें कारण थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ ऐसे कारण यानी कोई ऐसे बीज बो दिए गए थे जिसकी वजह से कोल्ड वॉर हुआ। कौन से कारण थे, अब यहां आपने एक चीज और देखी कि यूएसए और यूएसएसआर जब दोनों के दोनों एक ही ग्रुप से सेकंड वर्ल्ड वॉर को लड़े, एक ही पक्ष से दोनों लड़े, तो ऐसी वजह क्या हो गई कि जिसकी वजह से कोल्ड वॉर में ये दोनों आमने सामने आ गए और सुपर पावर के रेस चले गए। तो जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यूएसएसआर तो युद्ध में कहीं तक शामिल होना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि यूएसएसआर की और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी इनमें डिफरेंस था किसका, आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी की बात करें तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ये थी कैपिटलिस्ट कंट्रियां, ये है कैपिटलिस्ट जिन्हें हम पूंजीवादी देश बोलते हैं, यानी ये प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करते हैं। दूसरा यूएसएसआर की बात करें तो यह है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट को बोलते हैं साम्यवादी, ये साम्यवादी, ये कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। इनका मानना जो कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, इनका मानना था जो कैपिटलिज्म है वो कहीं ना कहीं मजदूरों का शोषण करता है, उन्हें एक्सप्लॉइट करता है और उनके जो अपना जो मिनिमम वेजेस है उनको वो तक नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंसेस थी, उसके तभी आपस में मिल नहीं पा रहे थे। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो कहीं ना कहीं विश्व को, वर्ल्ड को हिटलर का और मुसोलिनी का डर दिखाया गया और उसके डर की वजह से उसको रोकने के कारण यूएसएसआर को अलाइड नेशन में शामिल किया गया और यूएसएसआर इसमें शामिल भी हो गया। हालांकि अमेरिका ने अपने आप को इनडायरेक्ट वे में इस पूरी की पूरी वॉर से भाग रखा। वजह क्या थी, वजह था न्यूक्लियर बॉम्ब। अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर रहा था। इस बारे में अमेरिका ने ब्रिटेन को और फ्रांस को, यानी यूके को और फ्रांस को तो पता रखा था, जिसे हम यूके कहते हैं प्रेजेंट ब्रिटेन को, उसको तो पता रखा था, लेकिन यूएसएसआर को नहीं पता था। ये पता कब चला, पता तब चला जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने वाला था 1945 में, जब एंड होने वाला था और सबको पता था कि जापान कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण करने वाला है। उसके बावजूद भी क्या कहा कि अमेरिका ने अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए सीधे सीधे जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या करा, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया और दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ध्यान रखिएगा बच्चों,
जो न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम थे जो अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में थे उनके नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में एग्जाम के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम। तो देन अब जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए तो यूएसएसआर को गुस्सा आया कि ये क्या चक्कर है, बम गिरा है इसने, बताया भी नहीं, पता भी नहीं चला। तो तब अमेरिका आंखें दिखाने लगा। कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर के रूप में ब्रिटेन को देखा जाता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन वर्ल्ड सुपर पावर की रेस से बाहर हो गया। अब सुपर पावर की लिस्ट में सिर्फ अमेरिका और यूएसएसआर रह गए। और जब यूएसएसआर और अमेरिका सुपर पावर की लिस्ट में रह गए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्या था उसका इंपैक्ट कुछ और ही आएगा। अब इंपैक्ट क्या रहा? इंपैक्ट ये रहा कि हु इज द एक्चुअल सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। अब इस विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति कौन सी थी? अब एक तरफ तो था अमेरिका जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था, दूसरी तरफ था यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट को फॉलो कर रहा था। अब ऐसे में दोनों ने क्या करा? अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शक्ति बढ़ाने के लिए कई सारे देशों को अपने साथ में शामिल किया। अब कई सारे देश कहां से आए? तो अब आपको मैं बता दूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1939 से लेके 1945, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1939 में शुरू हुआ, 45 में एंड हुआ, देन कोल्ड वॉर 1945 में शुरू हो गया और 1991 में एंड हो गया। तो उसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होती तो कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो इस ड्यूरेशन में यानी यहां से लेके इस ड्यूरेशन में कई सारे एशिया और अफ्रीका के देश आजाद हो गए और वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के, जिसे हम एट प्रेजेंट यूके बोलते हैं, उसके कहीं ना कहीं कॉलोनिज्म थे, उसके उपनिवेश थे। इंडिया भी उसमें से एक शामिल था। इंडिया कब आजाद हुआ? 1947 में। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी के साथ ही भारत का पार्टीशन भी हुआ। और पार्टीशन की बात करें तो पार्टीशन में दो देश उभर के आए, एक तरफ था पाकिस्तान और दूसरी तरफ था इंडिया। अब जब देश एक एक करके आजाद हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूएसए और यूएसआर की निगाहें उन देशों पर थी। अब उन देशों के ऊपर निगाह रखने के लिए क्या कर रहा है उन्होंने कि अपने ग्रुप बनाए। अब ग्रुप क्या थे? हालांकि पाकिस्तान और इंडिया के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इंडिया ने तो नेम की नीति अपनाई और पाकिस्तान सीधे अमेरिका के ग्रुप में गया, या भी हम बताते हैं। चलिए, तो क्या था, कौन से ग्रुप तैयार हुए? सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमेरिका ने एक ग्रुप तैयार किया जिसका नाम था नाटो, NATO। नाटो बना 1949 में। 1949 में नाटो बना था। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के अंदर टोटल 12 मेंबर्स, 12 देश शामिल थे। 12 देश थे नाटो के मेंबर। अमेरिका ग्रुप है नाटो। सेकेंड है, उसके बाद हम बात करें तो सीटो, SEATO, सीटो। तो सीटो जो बना था वो बना था 1954 में, 1954। इसकी बात करें तो सीटो क्या था? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी एशिया के वो देश जो साउथ ईस्ट में आते हैं। तो ये वो ग्रुप था, अमेरिका का था, 1954 बना। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेंटो, CENT, ये 1955 में बना था। सेंटो की फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1955 में बना। देन अब यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर का भी एक ग्रुप था, उसने भी अपना एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। और वार्सा पैक्ट बना था 1955 में। वार्सा पैक्ट कब बना? 1955। बात समझ में आ गई? तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन थे। अब इन्होंने एक ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। नाटो में 12 मेंबर थे, वार्सा पैक्ट में 8 देश शामिल थे, सीटो के भी मेंबर थे, सेंटो के भी मेंबर थे। अब मैंने आपको बताया था कि 1947 में इंडिया आजाद हुआ। जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया ये दो देश बने 1947 में। पाकिस्तान सीधे सीधे कहां गया? वो सेंटो ग्रुप में, यानी CEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस ग्रुप में शामिल हो गया जो कि अमेरिका का ग्रुप था। इसीलिए अमेरिका हर बार पाकिस्तान की सपोर्ट में इंडिया के अगेंस्ट आ जाता था। इंडिया ने सीधे सीधे, जाहिर सी बात है, वो ना तो यूएसएसआर ग्रुप में गया, ना ही वो यूएसएसआर के ग्रुप में गया, ना ये यूएसए ग्रुप में गया। दोनों में से किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। इसने सीधे सीधे अपने नेम की नीति अपनाई। नेम
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता आंदोलन। गुट निरपेक्षता आंदोलन का मतलब था कि भैया हम आप दो महाशक्तियों के बीच में पिसना नहीं चाहते, हम आप दोनों में सहमति करा सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज करा सकते हैं, दोनों से संबंध अच्छा रख सकते हैं, लेकिन किसी एक से संबंध बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए दूसरे से नहीं बिगाड़ेंगे। तो इससे अच्छा यह है कि हम दोनों ही आप दोनों से ही अलग रहें। इसी को बोलते हैं गुट निरपेक्षता, यानी दोनों गुटों से अलग रहने की नीति, इसको कहते हैं गुट निरपेक्षता। ठीक है, तो ये था नेम की नीति इंडिया ने अपनाई थी। अब सीरियसली इसका मकसद क्या था, ये ग्रुप बनाने का यूएसए का और यूएसएसआर का? तो मकसद सीधा फंडा एक था। यूएसए ने कहा था कि अगर यूएसए के किसी भी ग्रुप यानी कि नाटो, सीटो, सेंटो, किसी भी नाटो के किसी भी एक भी मेंबर पर अगर हमला होता है तो वो पूरे नाटो ग्रुप पे हमला माना जाएगा और हम सब मिलके उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। तो सेम एज इट इज यूएसएसआर ने भी अपना एक वार्सा पैक्ट ग्रुप बना लिया था और इसमें ये कहा था कि अगर वार्सा पैक्ट के किसी मेंबर पे हमला हुआ तो पूरे के पूरे वार्सा पैक्ट पे हमला माना जाएगा और सारे मिलके उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। तो ये पूरा ग्रुप इसीलिए तैयार किया गया था। ये सब कोल्ड वॉर की निशानी थी। ये ग्रुप आपको समझ में आ गए होंगे। तो इतना ही था ये हमारा कोल्ड वॉर एरा। इसमें जो अलायंस थे तैयार हुए यूएसए के, यूएसए का अलायंस था नाटो, सीटो, सेंटो। यूएसआर का ग्रुप था वार्सा पैक्ट। यूएसआर को दूसरी दुनिया भी कहते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा था। चलिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा था कि रशिया यूएसआर में कैसे कन्वर्ट हुआ, इसको भी जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम नेम पे चलेंगे। रशिया यूएसएसआर क्या हुआ रशिया का? रशिया बोलते हैं हम रूस को। तो रूस की बात करें तो रूस में पहले रशिया में जार निकोलस का शासन था और बहुत ही अयोग्य राजा था। इतना अयोग्य राजा था कि 1905 में जब जापान और रशिया की लड़ाई हुई तो रशिया जो है छोटे से देश जापान से हार गया था। फिर उसके बाद जनता को बड़ा परेशानी हुई तो रशिया के अंदर एक क्रांति हुई जिसे बोलते हैं 1917 की रशियन रेवोल्यूशन, 1917 की रूसी क्रांति। और इस रूसी क्रांति के तहत ही क्या हुआ, रशिया से मतलब वहां पे साम्यवादी सरकार स्थापित हुई, साम्यवादी सरकार आई और देन रशिया ने क्या करा, फिर एक के बाद डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। रशिया ने इतना डेवलपमेंट किया कि इसके साथ में बाकी देश धीरे धीरे करके जुड़ गए और 1922 तक आते आते यानी 1922 तक आते आते रशिया जो था वो यूएसएसआर में कन्वर्ट हो गया। यानी इसके साथ में 14 देश शामिल हो गए। 14 देशों के एक ग्रुप को क्या बोला जाता है, यूएसएसआर। और ये कब हुआ, 1917 की रशियन रेवोल्यूशन के बाद, जब रशिया ने एकदम से डेवलपमेंट की राह दिखाई, डेवलप हो गया, तरक्की कर चला गया। तो उसी के साथ बेलारूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कई सारे ऐसे देश थे जो कि रशिया के साथ जुड़ गए। और इन सभी देशों का जो जुड़ाव था, जो एक ग्रुप था, वो पूरा का पूरा क्या कहलाया, यूएसएसआर, जिसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रशिया से यूएसएसआर कब कन्वर्ट हुआ, कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दो महाशक्तियों की बात हो रही थी, यूएसए, यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ। अब बात यह आती है कि इन महाशक्तियों से छोटे देशों को क्या लाभ, क्या बेनिफिट होने वाला था जो छोटे देश इन देशों से अगर जुड़ते। तो बेनिफिट ये था कि भाई कहीं ना कहीं अगर जो भी देश, चाहे वो यूएसएसआर ग्रुप में जाता या यूएसएसआर के यूएसए ग्रुप में जाता, किसी भी ग्रुप में जाता, तो पहले तो इनको बेनिफिट मिलता, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी जो प्राकृतिक संसाधन है, ये उनका यूज करते दोनों के दोनों, जाहिर सी बात है, जो भी देश इनके ग्रुप में आता। दूसरा, सैन्य ठिकाने के रूप में यानी कि आर्म फोर्स के रूप में उनकी जगह का इस्तेमाल करते, वो कहीं ना कहीं उनसे मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्राप्त करते हैं, हालांकि उनको भी इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं लेकिन खुद भी उनसे लेते हैं। साथ ही महाशक्तियों को हथियार रखने के लिए, सेना की ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं भूभाग की जरूरत थी, लैंड की जरूरत थी, या फिर कभी लड़ाई हो जाए तो कोई ऐसी जगह थी जहां से वो लड़ सके, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। अब कहीं ना कहीं शीत युद्ध के जब कोल्ड वॉर हो रहा था तो उसके दायरे फिक्स किए गए थे। तो दायरे क्या थे, जैसे 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई थी, बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी 1948 में। अब बर्लिन क्या है, बर्लिन वॉल के बारे में जान लेते हैं। बर्लिन क्या था, यह है पूरा का पूरा जर्मनी।
अब जर्मनी के बीच में एक बर्लिन वॉल खेल दी गई बिल्कुल बीचों बीच, और इसको बोला गया वेस्ट जर्मनी और वो कहा गया ईस्ट जर्मनी, यानी कि एक बर्लिन वॉल खेल दी गई जर्मनी के बीचों बीच, और जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। अब बात करें क्या करा गया, ईस्ट जर्मनी चला गया यूएसएसआर ग्रुप में और वेस्ट जर्मनी चला गया यूएसए ग्रुप में। तो ये दायरे की बात करें तो बर्लिन की वॉल थी, 1950 का कोरियन संकट था, 1954-72 के बीच में वियतनाम में अमेरिका ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, 1956 में हंगरी में सोवियत संघ ने इंटरफेयर किया, और देन 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ। अब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को ही बोला जाता है शीत युद्ध की चरम बिंदु, यानी कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस ऐसा लग रहा था कि कभी भी ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था ये जानते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट यानी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था। तो फॉर एग्जांपल हम यहां देखते हैं, जैसे मान लो ये अमेरिका है, हमने जान लिया, इससे बिल्कुल सटा हुआ एक छोटा सा द्वीप है क्यूबा। तो क्यूबा जो है अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से सिर्फ 90 मील की दूरी पर है। अब क्यूबा क्या था, 1955 में 55 या 54 में क्यूबा को स्पेन से अमेरिका ने ही आजाद कराया था, और जब आजाद कराया तो अमेरिका को क्यूबा के कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिख दिया गया था कि क्यूबा के मामले में इंटरफेयर करने का अमेरिका को अधिकार होगा। अब ऐसे में क्या हुआ, कहीं ना कहीं अमेरिका की जो पसंद की वजह कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट क्यूबा में बन चुकी थी, लेकिन उस सरकार का तख्ता पलट क्यूबा के यूएसएसआर की मदद से हो गया, और क्यूबा को कहीं ना कहीं यूएसएसआर के संपर्क में आने में ज्यादा समय नहीं लगा, और यूएसएसआर ने भी क्या करा कि क्यूबा के अंदर अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर दिए, वहां पे अपनी मिसाइलें लगा दी, बहुत सारी चीजें उसने अमेरिका ने यूएसएसआर ने वहां पे कर दी। इस पूरी घटना की खबर अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगी, 3 हफ्ते बाद, 3 वीक्स बाद पता चला कि क्यूबा में ऐसा कुछ हो गया है, और अगर लड़ाई होती है तो क्यूबा से आसानी से अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल नजदीक का मामला है। तो ऐसे में क्या हुआ, यूएसए ने अपनी समुद्री बेड़ों को आगे किया और कहा कि भाई यूएसएसआर के जो शिप हैं वो अमेरिका के समुद्री एरिया से होकर नहीं जाएंगे, वो कहीं से भी जाएंगे। तो बहुत मतलब इसे संभाल के थे, इस क्राइसिस को खत्म किया गया, क्योंकि ये ऐसा क्राइसिस था क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब सारे तैनात थे, मिसाइलें सब तैनात थी, सैनिक अड्डा बन चुका था, लग रहा था कि कभी भी हॉट वॉर हो जाएगा। और क्यूबा जब 90 मील की दूरी पे है सिर्फ अमेरिका से, तो इसको बहुत नुकसान होता। तो इस पूरी घटना को बोलते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला जो है हमारा, अगला जो मैंने बताया था नेम, अब हम नेम की बात कर लेते हैं। NAM नॉन एलिजेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्षता आंदोलन। गुटनिरपेक्षता आंदोलन की बात करें तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी नेहरू, नासिर, टीटो, NNT, नेहरू, नासिर, टीटो, और उसके बाद आता है आपका वामे एनकुमा और सुपोर्नो। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी याद करते हैं NNTS, यानी कि नेहरू, नासिर, वामेनकुमा, टीटो, सुपोर्नो। तो अगर नेहरू की बात करें तो नेहरू यानी कि भारत से जो थे वो नेहरू थे, कर्नल नासिर मिस्र से थे यानी इजिप्ट से, सुकोर्नो इसको क्या नाम है, वामे एनकुमा की बात करें तो ये घाना के प्रेसिडेंट थे, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे, देन सुकोर्नो जो थे आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, राइट। तो ये पूरा हमारा था गुटनिरपेक्षता आंदोलन। और गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक देश थे ये भी बता दिए गए। ये कब बना था, 1961 में बना था नेम, और इसका पहली जो समिट हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी।
नेम का मोटिव था कि विश्व की जो महाशक्तियां अमेरिका, यूएसआर, उनसे अलग रहते हुए अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करना, विदेश नीति तय करना, यानी कि किस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे, किससे अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसे में नेहरू ने एक बात कही थी कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए हमें अपने विश्व में हमें ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने, दुश्मन कोई नहीं बनाना। तो दुश्मन ना बने, इसी के लिए नेहरू ने नेम की पॉलिसी अपनाई थी कि भाई महाशक्तियों से अलग रहना है और अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करनी है, राइट। तो ये था हमारा नेम। तो नेम के मतलब अभी भी इसके समिट वगैरह होते रहते हैं। जैसे फर्स्ट समिट 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, उस समय 25 देश इसमें शामिल हो गए थे। देन अगर करंट की बात करें अभी, तो अभी 2019 में इसका 18 समिट हुआ है, होना तय हुआ है, ठीक है। 19 समिट हुआ है इसका 2019 में। चलिए एक अगला टॉपिक है हमारा नियो, NEO, NIEO जो है इसे बोलते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। 1972 में यूएनओ की मदद से UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन आपका जो कल्चर, ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाला है, उसके अंतर्गत इसका काम हुआ था, जिसका मकसद था कि विश्व में मतलब न्यू इकोनॉमिक जोन एरिया को तैयार करना। देन अब कुछ हमारे पास यहाँ पे वो आ जाती है जो संधि वगैरह हुई थी मिसाइलों को लेकर के, जैसे LTBT थी आपकी 5 अगस्त 1963। ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कब कब हुई थी। सॉल्ट SALT सॉल्ट जो थी ये 26 मई 1972 में हुई थी। देन स्टार्ट START स्टार्ट ये भी था आपका 31 जुलाई 1991 सॉरी। देन स्टार्ट टू जो हुआ था वो 3 जनवरी 1993। देन NPT 1 and 2 इसको दोनों कर लेते हैं। तो NPT जो था आपका ये 1 जुलाई 1968। ये हमारे कुछ जो थे संधि संगठन थे, इसकी बात करें। LTBT जो था, LTBT को हिंदी में बोलते हैं सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ये 5 अगस्त 1963 को ये एग्रीमेंट हुआ था। सॉल्ट को बोलते हैं समृद्ध अस्त्र परिसीमन वार्ता, ये 26 मई 1972 को हुआ। स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 यानी कि 2 बार हुआ था, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2। समृद्ध अस्त्र न्यूनीकरण संधि ये 1-2 ये हुआ था 1 हुआ 31 जुलाई 1991, सेकंड हुआ 3 जनवरी 1993 में। NPT मोस्ट इंपॉर्टेंट था। NPT परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर प्रोग्रेसिव ट्रीटी जो है ये 1 जुलाई 1968 को हुई थी, और ये 5 परमाणु संपन्न देशों के बीच में हुई थी, जो थी जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जिसको 1968 में हुआ। इसको हम अपना अगर रूस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एट प्रेजेंट वो रूस ही है, लेकिन जिस समय ये हुआ था उस समय वो USSR था, ठीक है। तो इन 5 देशों के बीच में था। इसे कहा गया था कि भाई इन देशों के अलावा अन्य कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग नहीं कर सकता। हालांकि इसका विरोध सभी देशों ने किया था। तो ये हमारा था पूरा का पूरा। अब कोल्ड वॉर एरा हमारा सिर्फ इतना ही था, जिसमें हमने इनके ऑर्गेनाइजेशन को जाना, इनके फंडे को जाना, सब कुछ जाना। अब अगला जो चैप्टर हमारा जो आ रहा है CBSE के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में है वो है एंड ऑफ बायोपॉलिटी। एंड ऑफ बायोपॉलिटी के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर हमें जानना है कि कैसे विश्व में 2 महाशक्तियों का अंत हुआ। वर्ल्ड बायोपोलर की बजाय यूनिपोलर होगा। यूनिपोलर का मतलब विश्व में एक ध्रुवीय का शासन, ठीक है।
ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो कि मेरे को आपको बेसिक फंडा समझाना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को एक दो बार आप देखेंगे, बार बार रिवाइज करके, तो आपको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद चौहान सर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।